शादी के बाद मायका भूल जाओ। बहू, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब शादी के बाद तुम अपना मायका भूल जाओ। मुझे आज के बाद तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती? वो मेरे छोटे भाई बहन हैं और आपको तो पता है ना कि मेरे मायके में भाई बहन के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे में मैं अपने भाई बहनों को कैसे भूल जाऊं? मैं कुछ नहीं जानती। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज के बाद मुझे इस मुद्दे पर कोई भी बहस नहीं चाहिए। रवीना जी गुस्से में रसोई से निकाल कर अपने कमरे में चली जाती हैं और राशि भी रोते हुए अपने बेडरूम में जाती है। अरे राशि, तुम इतना घबरा क्यों रही हो और इस तरीके से रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ नहीं हुआ रुपेश जी, बस मम्मी जी आज फिर से मुझे मेरे मायके को भूल जाने के लिए कह रही थी। आप बताइए, मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं? आपको तो पता है ना कि मेरे मायके में उनके अलावा कोई भी नहीं है। आखिर क्या किया था राशि ने ऐसा जो उसकी सास रवीना जी उसे उसके मायके को भूल जाने के लिए कह रही थी? ये जानने के लिए हमें कहानी में 20 साल पहले जाना होगा, जब राशि के माता पिता दोनों की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और 5 की राशि अपनी 2 की बहन और 3 के भाई के साथ अनाथ बनकर रह गई थी। हे प्रभु, ये कैसी अनहोनी दिखा रहे हो? बेचारी मासूम राशि अपने 2 भाई बहनों की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? हाँ भाई, अब इस बच्ची का और अनाथ का कौन सहारा बनेगा? अरे कौन इसको सहारा देगा? और ये बेचारी मासूम अकेली बच्ची कहाँ जाएगी? कैसे अपने भाई बहनों को पालेगी? सरपंच जी, आपको ही इसका फैसला करना पड़ेगा। आखिर आप हमारे माई बाप हैं। इन बेसहारा बच्चों का फैसला आपके हाथ में है। अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आने वाली है मेरे सर पर? मेरा घर कोई अनाथ आश्रम तो नहीं है, लेकिन सरपंच होने के नाते मुझे कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। अरे सरपंच जी, किस सोच में डूब गए? आपको ही इन गरीब बच्चों की मदद करनी होगी। अरे चलो ठीक है, मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी ले लूंगा। मैं इनको अपने घर में रखूंगा, लेकिन बदले में न इस राशि को न मेरे घर का सारा काम करना होगा। सरपंचनी का हाथ बटाना होगा, ठीक है? लेकिन सरपंच जी, ये तो एक छोटी बच्ची है, आप घर का काम करवाएंगे? तो क्या हम यहाँ पर सबको मुफ्त का खिलाने के लिए बैठे हैं? हैं? अगर रहने को घर और सिर पर छत चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। बता बेटा राशि, तेरा क्या कहना है? तू काम कर लेगी सरपंच जी के घर में रहकर? हाँ पंडित काका, अगर सरपंच जी मेरे भाई बहनों को रहने की जगह देंगे और हमारे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे तो फिर मैं उनके घर का सारा काम करूंगी। चलो अच्छा है, हमारे घर में कौन सी कमी है? इसी बहाने मुझे फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। अरे भैया, ये तो बहुत छोटी है, हम इससे मजदूरी करवाकर अपने सर पाप थोड़ी ना लेंगे। चल बेटा राशि, हम तुझे और तेरे भाई बहनों को अच्छे से रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अरे ये क्या कह रही हो सुशीला? हमारा घर है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अरे हमें जो करना है हम इन्हें घर ले जाकर करेंगे, लेकिन लोगों के सामने तो अच्छे बनकर रहो। क्या बात है सेठानी, तुम तो बड़ी होशियार हो। ठीक है, तुम जैसा रहती हो वैसा ही करते हैं। ऐसा कहकर पंचायत अपना फैसला सुनाती है और राशि अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ सरपंच जी के साथ चली जाती है और सरपंच जी की हवेली पर जाकर, अरे ओ राशि, ये देख तबेले के पास जो छोटी सी कोठरी है, उसी में तू अपने भाई बहनों के साथ रहना। ठीक है सरपंच जी, मैं अपने भाई बहनों के साथ यहीं पर रह लूंगी। सरपंच जी गांव वालों से तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन अपने घर में ले जाकर राशि को एक छोटी सी कोठरी दे देते हैं और राशि से अपने घर का सारा काम करवाते हैं। उसके भाई बहनों को बंद कर रखते हैं और पढ़ना तो दूर की बात, उन्हें ढंग से खाने तक को रोटी नहीं देते। जेठानी जी, मैं पानी ले आई हूँ, पूरे 10 मट के पानी हो गए हैं। अब मेरे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, दोपहरी भी हो गई है, मेरे भाई बहनों को खाना दे दीजिए। अरे ओ राशि, देख कैसे ला रही है, सारा पानी रास्ते में गिर गया और काम धाम तुझे होता नहीं, दिन भर खाना खाना करती रहती है। सुशीला जी धक्का मारकर राशि को जमीन पर गिरा देती है। राशि रोने लगती है, उसे देखकर उसके भाई बहन भी रोते हैं। अरे तेरे भाई बहन को पाल रहे हैं ना हम, इसलिए तू यहाँ है, वरना कहाँ जाती? तेरी तरह की अनाथ लड़की, माँ बाप मर गए, अब तू भी इनके साथ मर जाती तो अच्छा था। उठ और फिर पानी भर के लेके आ। प्रियम और शिवानी, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और उसके बाद सेठानी से खाना लेकर तुम दोनों को खिलाऊंगी।
हर रोज राशि के साथ यही होता था। राशि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। थोड़े दिनों के बाद 10 की राशि सरपंच जी के लिए खाना बनाकर लेकर आती है। सरपंच जी खाना। सेठानी जी आप भी खाना खा लीजिए। देख जरा घड़ी, दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया। दिन भर तुझे खाना खाना होता है और अपने भाई बहनों के साथ वक्त बिताना होता है। सेठानी जी वो मैं सुबह से घर की सफाई कर रही थी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बर्तन साफ किए, कपड़े धोए और तो और पानी भी भरकर लेकर आई थी, इसी में देरी हो गई। अरे ये क्या बकवास खाना बना के लाई है, नमक ज्यादा है, तुझे खाना बनाने के लक्षण नहीं आए अभी तक। सरपंच जी खाने की थाली फेंक देते हैं और राशि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। तभी तुझे इतना भी नहीं आता? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? हम तेरे भाई बहनों को 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, तू हमें ये जहर खिला रही है। मुझे माफ कर दो बालकर, मैं बस अभी जाती हूँ और अभी आप दोनों के लिए दूसरा खाना बना कर लाती हूँ। बस आप प्रियम और शिवानी को कुछ मत कहना। तेरे किए की सजा तो तेरे भाई बहनों को ही मिलेगी। आज इन दोनों को बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। सुशीला जी, इन दोनों को रस्सी से बांध दो। जब तक हराम के बिल्ले बंधे रहेंगे इसकी बहन के हाथ चलेंगे। आप कर दो सेठ जी, सेठानी जी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा और आप मुझे सजा दे लो, लेकिन मेरे भाई बहनों से कुछ मत कहो। 10 की राशि इसी तरह राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी सुशीला जी की अत्याचार सह रही थी। दिन गुजर रहे थे और उनके अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। राशि 12 की हो चुकी थी और एक दिन सरपंच जी सुशीला जी के साथ गार्डन में बैठे थे। जेठानी, राशि की बच्ची ये कहीं दिखाई नहीं दे रही है, चाय पीने की तलब हो रही है। अरे वो राशि कहाँ मर गई, सुनाई नहीं दे रहा? हमें चाय पीनी है, जा जाकर 2 कप चाय बना कर ला। जी ठीक है मालकिन, अभी लाती हूँ। राशि दोनों के लिए चाय बनाकर जाती है और चाय देती है। तभी गांव के कुछ लोग जरूरी बात करने के लिए सरपंच जी के घर आते हैं और राशि को काम करता हुआ देखते हैं। अरे भाई ये क्या सरपंच जी, आपने तो कहा था कि राशि अभी छोटी है, आप लोग उस घर का काम नहीं करवाएंगे। हाँ सेठानी जी, इतनी छोटी बच्ची से आप चाय बनवा रही है? अरे नहीं कमला, वो तो आज मेरी तबीयत खराब थी, इसी वजह से मैं बस चाय लाने के लिए इसे कही थी। चाय तो मैं ही बनाई हूँ। बता राशि। जी कमला काकी, मालकिन सच में बहुत अच्छी और वो मेरा ख्याल रखती है। मैं तो बस चाय की ट्रे रसोई से लेकर आई थी। ठीक है बेटा, अगर कभी भी हम लोगों की जरूरत हो तो बता देना। गांव वाले अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद, क्यों री, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे? हाँ, कितना हकला कर जवाब दे रही थी। इतना ज्यादा भी जुल्म नहीं करते हैं हम तेरे ऊपर। अगर गांव वालों को जरा भी शक हो गया तो तेरी खैर नहीं। उस दिन भी सरपंच जी राशि के गाल पर थप्पड़ मारकर उसे गार्डन में गिरा देते हैं। कुछ दिन और गुजरते हैं और एक दिन सुशीला जी फोन पर बात कर रही होती है और राशि उनसे खाने की पूछने आती है। मालकिन, खाने में क्या बनेगा आप मुझे बता दीजिए। बार बार परेशान करने आ जाती है। फ्रिज में जो है वही देख ले, बना ले। तुझे टाइम बर्बाद करना होता है क्या? तेरे भाई बहन को हम पाल रहे हैं, तू हमें परेशान करेगी? चैन से फोन पर बात भी नहीं करने देती। माफ कर दीजिए मालकिन, मैं तो बस आपसे खाने की पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान चलाती है। तेरी तो अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। आज से 2 दिन तक तेरे भाई बहनों को खाना नहीं मिलेगा, तब जाकर तू सुधरेगी। राम प्रसाद जी और सुशीला जी के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। राशि उनके खेतों में काम करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। इसके बदले वो अपने भाई बहनों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज देती थी, लेकिन घर में कभी उन्हें रोटी नहीं मिलती थी तो कभी पहनने के लिए कपड़े। और एक दिन, अरे ये क्या किया है? कैसे कपड़े धोए तूने? देख, दाग भी साफ नहीं हुए। तेरे जैसे अनाथ को हमने पाला, अब तो हमारे कपड़े भी खराब करेगी है? तेरे भाई बहन को बाहर भूखा रख दूंगा आज। अरे ओ राशि, ये बर्तन ऐसे साफ होते हैं? तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं क्या कुछ? हम तेरे भाई बहन को पाल रहे हैं और तू हमारे बर्तन भी ठीक से नहीं मांज सकती। ऐसे रोज रोज छोटे छोटे कामों में गलती पर मार, ताने, थप्पड़, धक्के खाकर राशि 20 साल की हो जाती है। सरपंच रामप्रसाद जी और सुशीला जी ने उसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा था और उसके भाई प्रियम और बहन शिवानी को भी कोठरी में बंद करके रखा। कभी कभी मारते, खाना कम देते, पढ़ने नहीं देते। राशि हर दिन रोती, लेकिन भाई बहनों के लिए सब सहती जाती। और राशि 20 साल की हो गई थी। सरपंच जी के घर के बाहर दलान में बैठे सिगार पी रहे थे। तभी पंडित जी आते हैं। राधे राधे सरपंच जी, क्या हाल चाल है? बस आपकी कृपा है पंडित जी, बताइए कैसे आना हुआ? आपके घर में जो बच्ची रह रही है ना, राशि बिटिया, उसकी शादी विवाह के बारे में कुछ सोचिए। अब ये जवान हो गई है, लड़की 20 साल की हो गई है। अच्छा पंडित जी, क्या खूब बात कही है आपने।
अरे जब बचपन में इनका कोई नहीं था तब तो इन्हें मेरे पल्ले बांध दिया, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना नमक खिला दिया अपना। अब आप चाहते हैं कि इसकी शादी का खर्चा भी मैं उठाऊं? और फिर ये भी तो सोचिए, अगर इसकी शादी हो गई तो घर का काम कौन करेगा? क्या मैं अलग से नौकरानी रखूंगी? मैंने यहाँ खैरात लगा रखी है क्या? देखिए सरपंच जी, अगर आप इसको अपने पास घर में ही रखेंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? सरपंच ने अपने मतलब के लिए और एक गरीब लड़की का फायदा उठाया और अब वो अपने घर में ही रख लिया और उससे नौकरी कराता है, काम धंधा कराता है। तो बताइए पंडित जी, क्या करूं? मेरे पास इस लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं है। अरे आप शादी के खर्चे की चिंता मत करिए, मेरे पास एक यजमान है, उन्हें दहेज नहीं चाहिए, वो केवल संस्कारी लड़की चाहते हैं और उन्हें राशि की फोटो पसंद भी आ गई है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं शादी में 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा, उल्टा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने इतना खर्चा किया है इसके ऊपर। ठीक है, छोटा लड़का है और उन्हें संस्कारी लड़की चाहिए, ना कि दहेज, और 2 लाख रुपए तो वो हंसते हंसते दे देंगे। चलो अच्छा है, इस राशि की शादी हो जाएगी तो फिर इसकी बहन शिवानी और इसका भाई प्रियम हमारे घर के काम करेगा। रामप्रसाद जी शादी के लिए हाँ कह देते हैं। पंडित जी संतोष जी के घर पहुंचते हैं, जहां रुपेश के माता पिता संतोष जी और रवीना जी बैठे हैं। राधे राधे संतोष जी, रवीना जी, अच्छी खबर लाया हूँ। सरपंच रामप्रसाद जी ने हाँ कर दी है राशि बिटिया की शादी के लिए। लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर, संस्कारी, मेहनती। आपका रुपेश बिटिया को देखकर खुश हो जाएगा। पंडित जी बताइए पूरी बात, सरपंच जी क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं कि उन्होंने राशि को बचपन से पाला है, बहुत खर्चा किया है, इसलिए बदले में 2 लाख रुपए चाहिए। शादी में कोई खर्चा नहीं उठाएंगे वो, लेकिन ये रकम देकर शादी तय हो जाए। 2 लाख? ये शायद लड़की का सौदा करे, लेकिन रुपेश भी हमारा इकलौता बेटा है। लड़की की फोटो देखिए, बहुत अच्छी लग रही है, लड़की देखने से संस्कारी भी लग रही है। आपका क्या कहना है रुपेश के पिताजी? हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। आप लड़की के माँ बाप नहीं है तो कर भी क्या सकते हैं। हाँ, लेकिन पंडित जी आप लड़की की गारंटी ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी? अरे जी यजमान, मैं खुद यजमान हूँ, सब कुछ ठीक ठाक होगा। हाँ, राशि बिटिया बहुत अच्छी है, घर संभाल लेगी। ठीक है पंडित जी, हम तैयार हैं। राशि रुपेश को भी पसंद आ गई है, फोटो देखकर हम लोग 2 लाख दे देंगे, बस शादी जल्दी तय कर दीजिए। 2 लाख रुपए देकर राशि की शादी रुपेश से तय हो जाती है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 1 महीने बाद हल्दी का फंक्शन शोभा होता है। राशि पुराना सा पीला कुर्ता पजामा पहनकर बैठी है। सुशीला जी खुद हल्दी लगाती हैं, लेकिन दिखावे के लिए। ले बेटी हल्दी लगा लो, अच्छा लगेगा, लेकिन याद रखना शादी के बाद भी हमारे घर का काम मत भूलना। जी मालकिन, बस आप लोग मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना और उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर यकीन खाना खोल रखा है, तेरे जाने के बाद तेरे भाई बहन तेरी कमी पूरी करेंगे। भारतीय सिंपल तरीके से बिना कोई संगीत नाच गाना के बस कुछ लोग हल्दी लगाते हैं। हल्दी का फंक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन पता नहीं मेरी शादी के बाद मेरे भाई बहनों का क्या होगा। मेरे प्रियम और शिवानी को हल्दी लगाने का मौका भी नहीं मिला। कहीं सरपंच जी और सेठानी जी उनके साथ भी वही व्यवहार न करे जो मेरे साथ करते आए हैं। दीदी आप चिंता मत करो, आपकी शादी हो जाएगी तो कम से कम आपको इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ दीदी, हम देखते हैं कि सरपंच जी और सेठानी जी आपको कितना दुखी करते हैं। वो आपको कितना मारते पीटते और परेशान करते हैं। तुम दोनों बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरी शादी के बाद मैं अपने मायके को कभी भी नहीं भूलूंगी, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। एक एक करके राशि की शादी के सारे फंक्शन खत्म हो रहे होते हैं। उसकी मेहंदी वाले दिन पड़ोस की औरतें उसे मेहंदी लगाती हैं। शादी भी सरपंच जी के घर के आंगन में एक छोटे से मंडप में होती है। कोई बड़ा बैंड बाजा नहीं, बस पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। राशि सिंपल से लहंगे में दुल्हन बनकर मंडप में बैठी है। अब कन्यादान की रस्म अदा कीजिए। राम प्रसाद जी, राशि को रुपेश को सौंप दो। ये लो बेटा, ये तुम्हारी है। अब भगवान मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना। बहुत ही साधारण तरीके से राशि की शादी हो जाती है। पूरे समय राशि को अपने भाई बहनों की चिंता होती है, और शादी पूरी होने के बाद विदाई का समय आ जाता है। राशि भाई बहनों से मिलने जाती है।
तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी मिलने आऊंगी। दीदी आप मत रोना। दीदी आप खुश रहना। बस करो अब, अपनी बहन को जाने दो, रुपेश बेटा इंतजार कर रहा है। राशि विदा होकर रुपेश के साथ ससुराल चली जाती है। कार में बैठकर भी बार बार पीछे मुड़कर देखती है। ससुराल पहुंचकर गृह प्रवेश बहुत अच्छे से होता है। रवीना जी कलश रखती हैं और आरती उतारती हैं। आ बेटा राशि, ये तेरा नया घर है, पैरों से कलश गिराकर अपने घर में प्रवेश करो। बेटी, अब तू हमारी बेटी है, अब तुम अपने ससुराल में हो। गृह प्रवेश के बाद राशि को अच्छे से स्वागत मिलता है, लेकिन राशि का मन अभी भी भाई बहनों के पास ही रहता है। वो सोचती है, काश मेरे भाई बहन भी यहाँ होते। क्या सोच रही हो राशि बेटा, मायके की याद आ रही है क्या? अरे बेटा, अब तुम अपनी ससुराल में आ गई हो, और ससुराल में हो तो मायके को भूल जाओ और जाकर आराम करो। शादी की भागदौड़ में थकान हो गई है, चलिए आराम करते हैं। राशि रुपेश के साथ जाकर कमरे में आराम करती है और अगले दिन सुबह सुबह वो काफी खुश होती है, क्योंकि उसे पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जो जाना था। प्रियम और शिवानी, आज मैं अपने भाई बहनों से मिलूंगी। पता नहीं वहां से आने के बाद सरपंच जी ने मेरे भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। राशि बेटा, आज तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो। अपने भाई बहनों के लिए बहुत सारे उपहार लेकर जाना, और मैं गाड़ी में मिठाई के डब्बे रखवा दी हूँ, वो भी लेकर जाना। राशि, अगर तुम तैयार हो तो हम चलते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। राशि खुशी खुशी जल्दी से गाड़ी में बैठती है और सरपंच जी के घर जाकर गाड़ी रोकती है। राशि गाड़ी में से उतरकर सारे तोहफे निकालती है और अपने भाई बहनों को देते हुए कहती है, शिवानी और प्रियम, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, ये लो तुम्हारे लिए। देखो मेरी सासू माँ ने तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे भेजे हैं। क्या बात है, ये राशि तो सच में बहुत ही अमीर लोगों के घर गई है। चलो अच्छा है, अब जब भी यहाँ पर आएगी ये तो ऐसे ही तोहफे लेकर आएगी और हम रख लेंगे। अरे ये सब मेरे पास रहने दे। राशि और प्रियम तो अभी बच्चे हैं, ये दोनों इतनी महंगी चीज कैसे संभाल पाएंगे। राशि को अपने भाई बहनों से मिलने की खुशी होती है, लेकिन सरपंच जी सारा सामान अपने पास अपने कमरे में रख लेते हैं, जिसे देखकर राशि के पति रुपेश को शक होता है। और वो जब राशि के साथ रुपेश लौट कर आता है तो वो अपनी माँ रवीना को सारी बात बताता है। मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि राशि के मायके में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सरपंच जी ने उसके भाई बहनों के लिए लाए हुए सारे तोहफे अपने पास रख लिए। बेटा रुपेश, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, वो हमें पता लगाना होगा। अगले दिन राशि की पहली रसोई होती है। वो पहली रसोई की तैयारी करने के लिए रसोई में आती है। मम्मी जी प्रणाम, बताइए मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है? राशि बेटा एक काम करो, अपनी पहली रसोई में तुम हलवा और पूरी बना लो। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। राशि अपनी पहली रसोई में जब खाना बना रही थी तो ना उसके भाई और बहन का फोन आता है। राशि फोन उठाती है। हाँ प्रियम, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? शिवानी कहाँ पर है? दीदी, आज सुबह सरपंच जी ने शिवानी को चाय बनाने के लिए कहा था। चाय में चीनी कम होने की वजह से सरपंच जी ने फिर से शिवानी को मारा और सेठानी ने उसकी उंगली चाय से जला दी। हे भगवान, मुझे लग ही रहा था कि सरपंच जी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं आ रही हूँ। राशि परेशान होकर जल्दी जल्दी पहली रसोई का खाना बनाती है और जल्दबाजी में घर से निकलकर सरपंच जी के घर जाती है। ये सब हॉल में बैठी हुई रवीना जी देख रही होती हैं। राशि जैसे ही सरपंच जी के घर पहुंचती है वो देखती है कि सरपंच जी भाई बहनों को परेशान कर रहे थे। तेरे बहन की शादी हो गई है तो क्या हुआ, अब खाना तू बनाएगी और झाड़ू पोछा तू करेगा, गाड़ी साफ करेगा, खेत में हल जोतेगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सरपंच जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे भाई बहनों को परेशान नहीं करोगे। अच्छा, तो इस घर में अब काम कौन करेगा? अगर तू ससुराल चली गई है तो तेरे हिस्से का काम ये भाई बहन ही करेंगे ना? राशि उस दिन अपने भाई बहनों को लाड प्यार करके वापस अपने ससुराल लौट आती है। अगले दिन फिर से राशि रसोई में खाना बना रही थी और गैस पर चावल उबाल रही थी, तभी उसको फोन बजता है। हाँ प्रियम, क्या हुआ बेटा? सरपंच जी ने फिर मारा? तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। राशि गैस बंद किए बिना ही दौड़कर निकल जाती है। अरे ये क्या, खाना बीच में छोड़कर कहाँ भाग गई? नहीं, बहू आई अभी से मायके की तरफ भागने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए जी, आपकी बहू खाना छोड़कर भाग गई, क्या कर रही है ये? अरे रवीना, शायद कोई जरूरी काम होगा, नई बहू है, थोड़ा समय दो। समय? मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इस घर में बिताई, कभी मायके नहीं भागी, ये रोज रोज भागेगी तो घर कैसे चलेगा? उस दिन रवीना राशि को कुछ नहीं कहती और अगले दिन राशि आंगन में कपड़े धो रही थी, तभी उसका फोन बजता है। हाँ शिवानी, सेठानी जी ने फिर मारा। रुक तू, रो मत, मैं भी आ रही हूँ। राशि कपड़े अधूरे छोड़कर हाथ गेले ही दौड़ जाती है। फिर भाग गई,
इसको समझ में नहीं आता कि अभी अपने ससुराल में है, ये नहीं कि अपने ससुराल में शांति से रहे, बार बार मायके की चिंता। आज तो मुझे रुपेश से बात करनी ही पड़ेगी। रवीना जी उस दिन शाम के समय रुपेश से बात करती हैं। बेटा रुपेश, देखो तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है, रोज काम छोड़कर भाग जाती है। उसको अच्छे से समझा दो कि अब वो ससुराल में है, मायके को भूल जाए। माँ, शायद भाई बहन की तबीयत खराब होगी। भाई बहन? मेरे बेटे की शादी हुई है, अब ये घर उसका है, लेकिन इसका दिमाग तो वहीं अटका है। शाम के समय राशि अपने घर लौट कर आती है। शाम को गार्डन में बैठकर पूरा परिवार आइसक्रीम खा रहा है। राशि को भी दी जाती है। इतनी अच्छी आइसक्रीम है ये, काश मेरे भाई बहन भी खा पाते। बहू, हम तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं, अच्छी चीजें खिला रहे, घुमा रहे, फिर भी तुम्हारा मन तो हमेशा मायके में ही अटका रहता है। बहू, नई नई दुल्हन के तो चेहरे पर अलग ही नूर होता है, लेकिन तेरे चेहरे पर तो इतनी उदास ही रहती है। कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। उस दिन के बाद कुछ दिन राशि के ससुराल में गुजरते हैं और एक दिन रवीना जी राशि को नई साड़ी और सलवार सूट दिलवाती हैं। बहुत सुंदर है मम्मी जी, काश मेरे इतने अच्छे कपड़े काश मेरे भाई बहन भी पहन पाते। बस, अब बहुत हुआ। हमारी बहू को ससुराल की कोई खुशी नहीं, पूरा ध्यान मायके में रहता है। रवीना जी गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा रही होती हैं, तभी राशि का फोन बजता है और राशि अपने कमरे में कपड़ों को ऐसे ही छोड़कर सरपंच जी के घर दौड़ती हुई चली जाती है। उसे देखकर, रामू, आज से इसके पीछे पीछे जाकर देखो क्या दिक्कत है और क्यों रोज भागती है, ऐसा क्या है इसके मायके में। राशि लगातार बार बार सरपंच जी के घर जाती है और रामू 2-4 दिन पीछे पीछे नजर रखता है। और एक दिन कड़ी दोपहर में राशि फिर फोन आते ही दौड़कर मायके की तरफ जाती है। गर्मी में चक्कर आ जाती है और वो रास्ते में गिर जाती है। अरे मालकिन, बड़े दुख की बात है, राशि बिटिया आज अपने मायके से आते समय चक्कर खाकर रास्ते में गिर गई। जैसे तैसे मैं उनको गाड़ी में बिठा कर लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, दोपहर की धूप में कहाँ भागी थी, उठाओ इसे। रवीना जी डॉक्टर को बुलाकर लाती हैं। राशि को होश आता है और उसके बाद, राशि बेटा, तुम्हारा ये रोज रोज का हो गया है। तुम हर दूसरे दिन अपने मायके भाग कर जाती हो, अब तुम अपने ससुराल में हो और मायके को भूल जाओ। लेकिन मम्मी जी, मेरे भाई बहन है वहां। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। राशि चुप हो जाती है और 2 दिन तक वो अपने मायके नहीं जाती। लेकिन 2 दिन बाद सरपंच जी ने प्रियम को मारा और सुशीला जी ने शिवानी को मारा। प्रियम और शिवानी का फोन आता है। हे भगवान, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। राशि, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? रात के 10 बज रहे हैं। मुझे अभी तुरंत अपने मायके जाना होगा, मेरे भाई बहन बहुत ज्यादा परेशानी में है। रुपेश राशि को रोकता है, लेकिन राशि उसकी बात सुने बिना ही रात के अंधेरे में दौड़कर अपने मायके जाती है। अभी 2 दिन पहले इसकी तबीयत खराब हुई थी और मैंने इसे समझाया था, अब रात को भी ये अपने मायके भागकर जा रही है, अब बहुत हुआ। उस दिन राशि देर रात को अपने घर लौटती है और अगली सुबह, बहू, शादी के बाद अपना मायका भूल जाओ, अब तुम्हारी शादी हो चुकी, रोज रोज मायके जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए। राशि अपनी सास की बात सुनकर रोते हुए अपने कमरे में जाती है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मम्मी ने शायद गुस्से में कह दिया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं चलता हूँ। तुम्हें भाई बहनों से मिलना है ना, मैं लेकर चलता हूँ। रुपेश राशि को लेकर सरपंच जी के घर पहुंचता है। आज के बाद मेरी राशि इस घर में नहीं आएगी, उसकी शादी हो चुकी है, अब मायका भूल जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। राशि, तुम भी अपनी माँ की तरह, मैंने मम्मी जी को भी अपनी माँ समझा था, वो तो ऐसी निकली, अब तुम भी मुझे मायके नहीं आने दोगे, मुझे सच में अपना मायका भूलना पड़ेगा। जिस समय राशि सरपंच जी के घर पर आई हुई होती है, पीछे से रवीना जी भी आ जाती हैं और कहती हैं, हमने कब कहा बेटा कि तुम्हें मायका छोड़ना पड़ेगा? हम तो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे भाई बहन हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम हमारे घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी हमारी हो गई हैं। सरपंच जी, आपने सही नहीं किया। पहले आपने इतने वक्त तक हमारी बहू को टॉर्चर किया, अब उसके भाई बहनों को टॉर्चर कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी बहू तपती दोपहरी में रात को भाग भाग कर आ रही थी, अपना ध्यान नहीं रख पा रही थी, कितनी कमजोर हो गई है। अब चिंता मत करो राशि, हमने दोनों भाई बहनों को कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है, हॉस्टल में। आज के बाद वो हमारे घर आएंगे और ये तुम्हारा मायका नहीं है, तो इस मायको को तुम भूल जाओ। अपने पति और ससुराल वालों की बात सुनकर राशि खुश हो जाती है और अपने भाई बहन को ससुराल ले आती है और उन्हें अलग कमरा मिलता है। वो कॉलेज जाने लगते हैं और कुछ दिन बाद, मम्मी जी, आज खाना कैसा लगा? आज फाइनली हमारी बहू ने शादी के बाद अपना मायका भूल लिया है, खाने में इतना स्वाद आया। मम्मी जी, पहले मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझ रही थी, मेरा मन भटकता था क्योंकि मेरे भाई बहन वहां फंसे हुए थे। अब मेरा मन बिल्कुल अपने ससुराल में लग चुका है और मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अच्छा तो अब हनीमून पर चले?
हाँ क्यों नहीं, अब भाई बहन यही है मेरे ससुराल में, खुश है, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं चलूंगी। उस दिन के बाद राशि अपने भाई बहनों के साथ में अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लग जाती है और शादी के बाद अपने मायके को भी भूल जाती है।